हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपना लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन बुक थ्योरी कंप्लीट कराई जा रही है। तो एक बार आप ज़रूर कंप्लीट करें, एकदम बेसिक लेवल से। आपको हमने पिछले भी और भी वीडियो डाली हुई हैं, उस वीडियो को जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल में ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है अपना विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम इस चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इससे बाहर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक जीरो लेवल से पढ़ें और एक बार समझ कर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स में ज़रूर बनाइए। हम आपको इस बुक में हमने एन के का बुक का एन के इलेक्ट्रीशियन और आर्यंत इलेक्ट्रीशियन और निमी की बुक का इसमें कंप्लीट एकदम तीनों बुकों से मिलाकर लिखा गया है इसमें। तो आइए एक बार पढ़ते हैं। सभी दोस्त हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक रहने वाला है सेल और बैटरी। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है? मतलब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है? जब किसी अम्लीय व कार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा गुजारी जाती है, विद्युत धारा प्रभावित होती है तो विलयन अपने अवयवों में व्यक्त हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक, विद्युत रासायनिक कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। ये अम्लीय तथा अकार्बनिक विलयंस होते हैं। मतलब क्या होते हैं? अम्लीय तथा कार्बनस विलयंस होते हैं। जैसे कार्बनिक विलयंस क्या होते हैं? वनस्पति तेल, एल्कोहल, स्प्रिट आदि क्या हो गए जी? कार्बनिक विलयंस हो गए। और अम्लीय विलयंस क्या होते हैं? आसुत जल। अब है अपना इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रोड में जब इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कितने दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है। तो वो छड़ कौन कौन सी होती हैं? एक तो एनोड होती है, एक कैथोड होती है। एनोड क्या हो गई? जिससे धात्विक प्लेट के माध्यम से धारा बाहर निकलती है। एनोड से क्या विद्युत धारा बाहर निकलती है। कैथोड क्या है? जिस धात्विक प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा प्रवेश करती है वो कैथोड होता है। इसके बाद है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या है? वे द्रव्य व घोल में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं और विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे क्या होता है? नमक युक्त पानी, अम्लीय और क्षारीय, ये सब क्या हो गए? विद्युत अपघट्य हो गए। आयनीकरण, मतलब आयोनीकरण क्या होता है? विद्युत अपघट्य के दौरान विद्युत अपघट्य अणु अपने अवयवों भागों में टूट जाते हैं। अणु आयनों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयनीकरण कहलाती है। आयन दो प्रकार के, तो एक तो धनायन हो गया, एक ऋणायन हो गया। धनायन मतलब कैथोड की ओर जाने वाले धनायंस, कैथोड की ओर जाने वाले आयंस क्या कहलाते हैं? धनायंस कहलाते हैं। जबकि एनोड की ओर जाने वाले आयन क्या कहलाते हैं? ऋणायंस कहलाते हैं। अब फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, कुछ दो नियम दिए गए। फैराडे ने दो नियम दिए गए हैं। एक प्रथम नियम क्या कहता है? विभाजित हुए अवयवों की मात्रा निश्चित समय तक प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती। क्या होगा? विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिसिटी को मात्रा को चार्ज क्यू भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को चार्ज क्यू भी कहते हैं। जैसे एम समानुपाती आई, एम समानुपाती क्या होगी? आई टी, और एम बराबर जेड आई टी। इसलिए एम क्या होगा? द्रव्यमान होगा, टी समय होगा, आई क्या होगी? एम्पियर धारा में हो गई, जेड क्या होता है? कांस्टेंट। जेड का मतलब होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। दूसरा नियम क्या होता है? फैराडे के इलेक्ट्रोलाइट्स के दूसरे नियम के अनुसार यदि एक समान मात्रा की विद्युत को जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में से प्रभावित किया जाता है और विभाजित अवयवों की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के कैसी होती है? समानुपाती होती है। इसी प्रकार एम बराबर
आई टी और इसी प्रकार M बराबर क्या होगा ZIT। इसमें क्या बोला, दो द्रव्य मतलब दो समान मात्रा के विद्युत जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में से विभाजित की जाती है, जैसे M1 W1 और M2 W2। अब रहने वाला रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट, जब किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग 1.008 द्रव्यमान से संयुक्त तत्व मुक्त हो जाता है, उस तत्व का क्या कहलाता है, रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। रासायनिक तुल्यांक के बारे में क्या होता है, परमाणु भार बटे क्या होता है, संयोजकता। चांदी का रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, परमाणु भार, चांदी का परमाणु भार कितना होता है 108, जबकि संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो रासायनिक तुल्यांक कितना होगा 108। तांबे का रासायनिक तुल्यांक क्या होता 63 और इसकी संयोजकता कितनी होती 2, तो इस 31.5 क्या हो जाएगी, रासायनिक तुल्यांक हो जाएगी। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ईसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। जब किसी तत्व का द्रव्यमान जो कूलम आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त होता है तो उससे मुक्त होता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। M बराबर ZIT। विद्युत अपघट्य के अनुप्रयोग क्या होते हैं, विद्युत रंजन। कुछ विद्युत अपघट्य के क्या है, नियम होते हैं। विद्युत अपघट्य के अनुप्रयोग क्या होगा, विद्युत रंजन हो गया एक, तो विद्युत रंजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे लोहे पीतल आदि से बनी वस्तुओं की सतह वातावरण से बचाने के लिए चमकदार परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। उदाहरण क्या होगा, इस पीतल की वस्तु पर चांदी की परत चढ़ाना। और सिल्वर नाइट्रेट के घोल में चांदी की प्लेट को एनोड के रूप में, जब पीतल की वस्तु पर चांदी की परत चढ़ानी होती है तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल में चांदी की प्लेट को एनोड के रूप में और जबकि पीतल की वस्तु को कैथोड के रूप में लटका दिया जाता है। परत चढ़ने के बाद बफिंग क्रिया द्वारा चिकना करना। यदि परत चढ़ जाती है उसके बाद चिकना किसके द्वारा, बफिंग क्रिया होती है। और इसमें एनोड व कैथोड को डीसी सप्लाई से कुछ मिनटों के लिए विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। विद्युत रंजन के लिए किस धारा की आवश्यकता होगी, डीसी धारा की आवश्यकता होगी। और विद्युत मुद्रण मतलब इलेक्ट्रो टाइपिंग, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की तह दबाकर उल्टी प्रतिलिपि को चालक बनाने के लिए ग्रेफाइट पाउडर छिड़का जाता है। प्रतिलिपि CuSO4 कॉपर सल्फेट के घोल में कैथोड के रूप में और एनोड को तांबे की प्लेट लटकाई जाती है। इसमें भी किस धारा की आवश्यकता होगी, डीसी धारा की आवश्यकता होगी। धातु शोधन, धातु को शुद्धिकरण, जिसमें अशुद्ध धातु की प्लेट को एनोड के रूप में जबकि शुद्ध धातु को प्लेट को कैथोड के रूप में क्या होता है, कैथोड के रूप में एकत्रित हो जाती है। अशुद्धियाँ एनोड पर रह जाती हैं, अशुद्धियाँ क्या है, एनोड पर रह जाती हैं। अब धातु निष्करण मतलब धातुओं को निष्करण अलग करना। अनेक धातुओं के उत्पादन के लिए विद्युत अपघट्य विधि अपनाई जाती है। इसमें भी डीसी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अब रासायनिक सेल क्या पढ़ने वाले, रासायनिक सेल विद्युत अपघट्य के सिद्धांत का काम करते हैं। रासायनिक सेल विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर काम करते हैं और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ पैदा करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, रासायनिक सेल। जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ पैदा करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, रासायनिक सेल कहलाती है। रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहले प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, वह सेल जिसका पुनरावेशन संभव नहीं है, इसमें उत्क्रमण अभिक्रिया संभव नहीं है और इन्हें सेलों का एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल सबसे पहला अपना सरल वोल्टाइक सेल। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें जिससे आपके सभी दोस्तों को पहुंच सके। तो प्राथमिक सेल में सबसे पहला सेल रहने वाला अपना सरल वोल्टाइक सेल। द्रव सेल, सरल वोल्टाइक सेल को क्या बोलते हैं, द्रव सेल बोलते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड
तामा जस्ता तथा गंधक का तेजाब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जैसे एनोड का एक धनात्मक, एनोड क्या होता है, एक धनात्मक होता है, किसका होता है, तांबे का बना होता है। सरल वोल्टाइक सेल में एनोड का क्या होता है, तांबे का बना होता है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और कैथोड का क्या होता है, कैथोड होता है जस्ते का, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, H2SO4 मतलब गंधक का तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव ऋण जस्ता से मतलब जस्ता से धनात्मक तांबे पर, मतलब ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट तक। ऋण जस्ते में क्या होता है, ऋण जस्ता होता है, जबकि तांबा क्या होता है, धनात्मक। और इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। ध्रुवीकरण हाइड्रोजन के बुलबुले विद्युत वाहक बल कितना होता है, इसका 1.08 वोल्ट होता है। तो सरल वोल्टाइक सेल का EMF कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। उपयोग कहाँ पर होता है इसमें, स्थिर वोल्टेज और धारा प्रदान करने में, और विद्युतीय उपकरणों में, टीवी, रिमोट, कार, बैटरी, इन्वर्टर आदि में। स्थिर वोल्टेज स्रोत में निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो दूसरा सेल है अपना लेक-लांची सेल। दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन, लेक-लांची सेल। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन जस्ता सेल। धनात्मक प्लेट कार्बन छड़, मतलब इसका प्लेट क्या होती है, धनात्मक प्लेट एनोड का बना होता है, कार्बन का बना होता है। और कैथोड का होता है, मतलब ऋणात्मक प्लेट की होती है, जस्ते की होती है। और इसका पात्र का होता है, कांच का पात्र होता है। इसका इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड मतलब क्षारीय होता है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, NH4Cl। इसका घोल भी क्षारीय होता है। विध्रुवक ध्रुवीकरण क्या होता है, कार्बन पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड को बोलते हैं MnO2। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम से 5 ओम। और इसका EMF कितना होता है, 1.46 वोल्ट। जबकि वोल्टेक सेल का कितना होता है, 1.40। वोल्टेक सेल का कितना बोला अभी, 1.08 वोल्ट। तो लेग्रांजी सेल का कितना होगा, 1.46 वोल्ट। उपयोग क्या हो, जहाँ रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, फ्लैश लाइट यदि में। लेक-लांची सेल, तो जहाँ मतलब रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अगला रहने वाला शुष्क सेल। शुष्क सेल, कार्बन सेल, ड्राई सेल। तो इसके अन्य नाम क्या होता है, एक तो कार्बन जिंक सेल बोल दो, ड्राई सेल बोल दो शुष्क सेल को। तो इस सेल को लेक-लांची सेल का एक रूप होता है, मतलब सुधरा रूप होता है। यह सेल सबसे सस्ता और सर्वाधिक सामान्य सेल है। सर्वाधिक क्या होता है, सामान्य सेल है। इसका धनात्मक प्लेट एनोड का वो कार्बन का होगा, इसका कैथोड का होगा, जस्ते का होगा। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भर दी जाती है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी। इसमें विध्रुवण क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का चूड़ भरा होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम। कार्य क्षमता इसकी एम्पियर में कितनी होती है, 0.084 एम्पियर आवर से 5.625 AH एम्पियर आवर। तो शुष्क सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, आंतरिक 1 ओम हो गया। और विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.4 से 1.5 वोल्ट हो गया। इसका उपयोग कहाँ होता है, टॉर्च, टेलीफोन, कैमरा, दीवार घड़ी, खिलौने, रिसीवर, टेप रिकॉर्डर, विद्युत घंटी आदि में शुष्क सेल का प्रयोग होता है। और इसके कुछ शुष्क सेल के जो सिंबल बने होते हैं किस टाइप के आते हैं, AA और CD सेल सम्मानित हैं। जैसे AA पेंसिल, C मध्य, D बड़े आकार के सेल होते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्लीट सेल और बैटरी पढ़ने वाले हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें। आपका इसमें कंप्लीट सेल और बैटरी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला सेल है, अपने प्राथमिक सेल चल रहे हैं। अगला सेल है क्षारीय सेल, मतलब एल्कलाइन सेल। इसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड का एक होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड का बेलन होता है और
कैथोड कई का होता है, जस्ते का होता है। दोस्तों ज़्यादातर कैथोड जस्ते का ही बना होता है। जो एका सेल है उसमें बताऊंगा अलग से। और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, इसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें विध्रुवीकरण नहीं होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है, आंतर प्रतिरोध उच्च होता है। इसका ईएमएफ कितना हो गया, 1.5 वोल्ट। तो क्षारीय सेल का विद्युत वाइकल्य कितना होता है, 1.5 वोल्ट। धारा घनत्व है, धारा क्षमता कितनी होती है, 3.5 एम्पियर आवर। इसका पात्र कई का बना होता है, प्लास्टिक स्लीव का बना होता है। उपयोग डिजिटल कैमरा, MP3, रेडियो etc आदि में इसका उपयोग होता है। ये सेल कार्बन जस्ता की भांति उन्हीं मापक निर्मित होता है। इस सेल का मूल्य अधिक तथा अधिक समय तक अधिक आपूर्ति। तो इस सेल का मूल्य अधिक होता है और अधिक समय तक अधिक धारा आपूर्ति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इस सेल का उपयोग किया जाता है। पांचवा सेल है अपना पारा सेल या मरकरी सेल, इसको क्या बोलते हैं, बटन सेल भी बोलते हैं। तो एनोड का क्या होगा, जिसका जस्ते का धनात्मक एनोड का क्या होगा, जस्ते का, जबकि कैथोड का क्या हो गया, मरकरी ऑक्साइड मतलब निकेल आलेपित स्टील का। पारा सेल बटन सेल मतलब एक ऐसा सेल है जिसमें एनोड कई का होता है, जस्ते का होता है, और इसका जो कैथोड होता है मरकरी ऑक्साइड निकेल आलेपित स्टील का होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्षारीय होता है। मतलब पारा मरकरी सेल में विद्युत इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और विध्रुवीकरण क्या होता है, इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है। और इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट होता है। उपयोग कलाई घड़ी, पैकेट, कैलकुलेटर आदि में इसका प्रयोग होता है। इसकी मोटाई, तो इसे अपनी कलाई घड़ी, दीवार वैसी घड़ी, पैकेट, कैलकुलेटर आदि में जो सेल आता है, तो इसकी मोटाई 2.5 mm से कितनी 0.03 इसकी कितनी होती है, चौड़ाई होती है 3 mm तक। तो पारा सेल अपना पारा सेल हो गया। और अगला सेल है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर माने होती चांदी, ऑक्साइड सेल यह पारा सेल की भांति होता है, मतलब पारा सेल की भांति होता है। इसका उच्च वोल्टेज प्रदान करता है, यह उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। इसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड का एक होता है, सिल्वर ऑक्साइड का होता है, और जबकि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिंक क्लोराइड का होता है। इसका विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ऑक्साइड के नाम से सिल्वर क्लोराइड होता है। इसका ईएमएफ कितना होगा, 1.5 वोल्ट हो गया। उपयोग लगातार विद्युत धारा प्रवाह करने वाले उपकरणों में, लघु आकार डिजिटल उपकरणों में। सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ का होता है, लगातार विद्युत धारा प्रवाह करने वाले उपकरणों में, जैसे लघु आकार डिजिटल उपकरणों में। तापमान परास क्या होता है, भंडार। इसका 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑपरेटिंग कितना होता है, -5 फैराड से 160 फैराड होता है। अगला सेल है अपना लिथियम सेल। लिथियम सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड का होता है, कार्बन कैथोड का होता है, कार्बन, और जबकि इलेक्ट्रोड लिथियम एनोड का होता है, लिथियम का होता है। इसका एनोड का कार्य करता, कैथोड का कार्य करता है कार्बन, जबकि लिथियम का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लिथियम सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और सल्फ्यूरिक अम्ल और कहीं में अपना वोल्टाइक सेल में भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ये में विद्युत वायुबल कितना होता है, सभी सेलों से ज़्यादा इसका, प्राथमिक सेल में जो भी सब सेलों से ज़्यादा होता है इसका 2.5 से 3.6 वोल्ट होता है। और इसका ऊर्जा भार कितना होता है, 350 वाट आवर प्रति किलोग्राम। इसकी तापमान परास कितनी हुई, -50 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जीवन काल कितना होता है, 10 वर्ष होता है। उपयोग को जहाँ उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, लिथियम सेल का प्रयोग करेंगे। और निवारण के समय उसकी स्थायी निर्गम वोल्टता होती है। घड़ियों से लेकर धुआं संकेत, हृदय संबंधी पेसमेकर, टॉर्सेस, श्रव्य साधन,
ट्रांजिस्टर रेडियो में किसका प्रयोग करेंगे? लिथियम सेल का प्रयोग करते हैं। अब है डैनियल सेल। धनात्मक प्लेट में तांबे की छड़ कॉपर सल्फेट के घोल में धनात्मक छड़ क्या होगी? डैनियल सेल मतलब तांबे की छड़ मतलब कॉपर सल्फेट के घोल में, जबकि ऋणात्मक प्लेट मतलब कैथोड का होगा? जस्ते का होता है, जो H2SO4 के घोल में। और विद्युत अपघट्ट क्या होगा? कॉपर सल्फेट होता है, इसमें ध्रुवीकरण कॉपर सल्फेट। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम से 6 ओम होता है। और विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। सबसे कम वोल्ट डैनियल सेल का वोल्टेज कितना होता है? EMF 1.1 वोल्ट होता है। उपयोग जहां स्थिर वोल्टता प्रदान करने के लिए डैनियल सेल का उपयोग करेंगे। बुन सेल इसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड कार्बन का होगा, ऋणात्मक कैथोड जस्ते का हो गया। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या आता है? सोरा गंधक का मतलब क्या बोलता है? H2SO4 और आंतर प्रतिरोध कितना? 0.8 ओम। और इसका EMF कितना होता है? 1.9 वोल्ट। कितना होगा? 1.9 वोल्ट। बोन सेल। प्राथमिक सेल के दोष क्या क्या होते हैं? तो प्राथमिक सेल के दोष वोल्टेक सेल में 2 दोष होते हैं, जैसे स्थानीय क्रिया दोष और एक ध्रुवण दोष, लोकल एक्शन और पोलराइजेशन। स्थानीय क्रिया को देखते हैं। यह दोष नो लोड पर होता है, मतलब लोकल एक्शन दोष क्या होता है? नो लोड पर होता है। जब कोई लोड नहीं होता तो उस समय कौन सा दोष होता है? स्थानीय क्रिया दोष होता है। यह जस्ता कैथोड ऋणात्मक पर होता है। जस्ते का होता है मतलब कैथोड भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इस पर होता है। इसमें हाइड्रोजन के बुलबुले स्थानीय सेल बनाते हैं तथा तली में अशुद्धियों के रूप में एकत्रित होते जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तली में हाइड्रोजन के बुलबुले स्थानीय सेल बनाते हैं और तली में अशुद्धियों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। स्थानीय क्रिया के कारण सेल की धारा तीव्रता से घट जाती है। जब स्थानीय क्रिया दोष होता है तो इसकी धारा क्या होती है? तीव्रता से घट जाती है। स्थानीय क्रिया दोष होने का कारण, इसके मतलब क्या कारण है जो स्थानीय क्रिया दोष होता है? जस्ते का पूर्णतः एक तो शुद्ध ना होना और जस्ते पर अशुद्धियों के रूप में लोहा कार्बन सीसे आदि का मिश्रण होना। तो निवारण क्या हो? जस्ते की पारे की परत चढ़ाना। स्थानीय क्रिया दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मतलब जस्ते को एक तो पूर्णतः शुद्ध ना होना और जस्ते में अशुद्धियों के रूप में लोहा कार्बन सीसा का मिश्रण होता है। और इसका निवारण क्या है? मतलब जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना। अब ध्रुवाचातन दोष, ध्रुवण दोष मतलब पोलराइजेशन। यह दोष लोड पर होता है, जबकि स्थानीय क्रिया दोष कहीं पर होता है? नो लोड पर होता है। यह दोष लोड पर होता है। यह एनोड तथा धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है, जबकि स्थानीय क्रिया कहीं पर होता है? कैथोड मतलब ऋणात्मक पर होता है। तांबे पर हाइड्रोजन की परत का जम जाना, इस पर क्या होगा? तांबे की परत पर हाइड्रोजन का जम जाना। इसमें धारा के प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं? धारा प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं तथा यह तांबे की पट्टी या धीरे धीरे पतली परत बना देते हैं, जिससे सेल का आंतर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ध्रुवाचन दोष का निवारण क्या है? मतलब ऑक्सीकरण लगाकर, MnO2 मैंगनी डाइऑक्साइड लगाकर। तो इस दोष को दूर करने के लिए मैंगनी डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला जाता है और हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनता है। क्या होता है? इसको दूर करने के लिए मैंगनी डाइऑक्साइड डाला जाता है। क्या डाला जाता है? मैंगनी डाइऑक्साइड MnO2 डाला जाता है, का चूर्ण डाला जाता है और हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाता है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना देता है। अब है सेकेंडरी सेल। क्या है? द्वितीय सेल। ऐसी सेल जिनके द्वारा प्राथमिक सेल हो गए अपने, अब द्वितीय सेल पढ़ेंगे मतलब सेकेंडरी सेल।
ऐसी सेल जिनके द्वारा पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा से संचित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा में संचित किया जाता है, फिर पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या है? द्वितीय सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। द्वितीय सेल को क्या बोलते हैं? रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। द्वितीय सेल का विद्युत वाहक कैसा होता है? उच्च होता है। द्वितीय सेल उच्च दर पर धारा प्रदान करती है। द्वितीय सेल का उपयोग ट्रैक्टर, बस, जीप इंजनों को स्टार्ट करने में, इमरजेंसी लाइटिंग में किसका प्रयोग किया था? द्वितीय सेल का। द्वितीय सेल लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल और लिथियम आयरन सेल। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के अनुसार द्वितीय सेल में आवेशन या निरावेशन की प्रक्रिया होती है। फैराडे ने नियम दिया था कि विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार द्वितीय सेल में आवेशन और निरावेशन की प्रक्रिया कैसी होती है। और सबसे पहले सेल रहने वाला अपना लेड एसिड सेल, बहुत इम्पोर्टेंट है लेड एसिड सेल। दोस्तों इसको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ें, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे इसमें अपन को। सीसा तेजाब के भाग, मतलब सीसा तेजाब के भाग, मतलब सीसा तेजाब क्या बोलते हैं? लेड एसिड को ही बोलते हैं सीसा तेजाब सेल। जैसे धारक क्या होगा? कंटेनर, पट्टियाँ, प्लेटें, इसमें पृथक सेपरेटर। धारक कंटेनर मतलब इसका पात्र हो गया, और पट्टियाँ क्या हो गई? प्लेट्स। पृथक्करण मतलब सेपरेटर होते हैं। और पोस्ट टर्मिनल, इसके कितने होते हैं? टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। धारक कंटेनर क्या होता है? यह सक्रिय पट्टियाँ पृथक और विद्युत अपघट्टका आवासित करने के लिए यह दृढ़ रबर, कांच अथवा सेलुलाइट से बना होता है। यह एवोनाइट पीवीसी से भी बना होता है। पट्टियाँ धारक की तली पर प्रदत्त पसलियों पर आधारित होती है। पसलियों के बीच के स्थान को तलछट कहते हैं। धारक क्या हो गया? मतलब इसकी बॉडी हो गई। तो ये सक्रिय, पृथक और विद्युत अपघट्ट आवासी करने के लिए इसमें दृढ़ कांच का पात्र, सेलुलोज और एवोनाइट पीवीसी आदि से बना होता है। अब प्लेट्स क्या होती हैं? इसकी प्लेट्स हैं, ये इनको आवेशन और निरावेशन क्रिया की पुनरावृत्ति से निर्मित किया जाता है। प्रारंभ में शुद्ध शीशे से और बाद में आवेशन के पश्चात लेड पेरोक्साइड में बदल जाती है। मतलब प्रारंभ में यह शुद्ध शीशे से तथा बाद में आवेशन के पश्चात जब आवेश करते हैं, इसको रिचार्ज करते हैं, तो कई में बदल जाती हैं? लेड पेरोक्साइड में बदल जाती हैं। फोर प्लेट ये लेई अथवा आयताकार शीशे की होती हैं। कई की होती है? शीशे धातु की होती हैं, ग्रेड में बनाई जाती हैं। ये सक्रिय लेड पेरोक्साइड लेई में भी बनाई जाती हैं। ऋणात्मक पट्टियाँ आयताकार ग्रेड की बनी होती हैं, जबकि सक्रिय पदार्थ स्पंजी शीशा मतलब पीवीसी से बना होता है। स्पंजी कैसे? पीवीसी से बना होता है ऋणात्मक। और पृथक सेपरेट क्या होती है? ऋणात्मक पट्टियाँ कई की हो गई? सक्रिय पदार्थ स्पंजी लेड से बनी होती हैं, और जबकि सक्रिय पदार्थ धनात्मक पट्टी कई होती है? सक्रिय पदार्थ लेड पेरोक्साइड की। PbO3 पृथक्करण क्या होगा? सेपरेटर। ये रासायनिक द्वारा उपचारित छिद्रयुक्त लकड़ी अथवा रबड़ से बनी होती हैं। सेपरेटर कई के हो गए? लकड़ी या रबड़ से बने होते हैं। ये पतली पट्टियाँ होती हैं, ये धनात्मक अथवा ऋणात्मक पट्टियों को लघु पतित होने से रोकती हैं। सेपरेटर क्या होगा? ये पट्टियों को लघु पतित होने से रोकती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक पट्टियों को शॉर्ट सर्किट होने से रोकती हैं। पोस्ट टर्मिनल या प्लेट संबंध में बेल्टेड प्लेट के प्रत्येक समूह से ऊपर निकला हुआ एक छोटा खंभा पोस्ट टर्मिनेटेड होता है। टर्मिनेटेड मतलब टर्मिनल के होते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्मिनल्स नल।
अब लेड एसिड की निम्न रासायनिक क्रिया। लेड एसिड की क्या निम्न रासायनिक क्रिया होती है? जैसे लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल या आसुत जल इलेक्ट्रोलाइट के लेड एसिड की प्लेट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। लेड एसिड बैटरी में क्या वो डालते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और आसुत जल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और लेड एसिड की प्लेट सीसा धातु की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? प्लेट कई की होती है? सीसा धातु की बनी होती हैं। लेड एसिड का ईएमएफ कितना होता है? 2.2 वोल्ट पूर्ण आवेशन पर, जबकि लोड पर कितना होता है? 2 वोल्ट होता है, जबकि डिस्चार्ज पर 1.8 वोल्ट। इससे कम डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। लेड एसिड सेल का आंतरिक आपेक्षित घनत्व है 1280 पूर्ण चार्ज पर, जबकि 1250 कितना अर्ध चार्ज पर, और 1180 डिस्चार्ज पर होता है। 1180 मतलब 120 1200 तक मतलब। तो इसका सेल का अपेक्षित घनत्व कितना होगा? 1200 पूर्ण चार्ज पर हो गया, 1250 1280 पूर्ण चार्ज पर हो गया, जबकि अर्ध चार्ज पर कितना होता है? 1250 हो गया, और डिस्चार्ज पर 1.180 मतलब 120 1.180 मतलब 1180 डिस्चार्ज पर। चार्जिंग के दौरान प्लेट मतलब चार्जिंग के दौरान प्लेट क्या होती है? क्या लिखा है यहाँ? चार्जिंग लिखा है। चार्जिंग के दौरान प्लेट धन प्लेट कैसे होती है? लेड परऑक्साइड की, मतलब इसका रंग कैसा हो जाता है? चॉकलेटी रंग हो जाता है। जबकि ऋण प्लेट क्या हो जाती है? स्पंजी लेड। कैसे रंग की हो जाती है? स्लेटी रंग की हो जाती है। डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेट कैसी होती है? धन प्लेट दोनों प्लेट लेड सल्फेट की बन जाती हैं और दोनों रंग सफ़ेद हो जाती है। मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेट कई की बन जाती हैं? लेड परऑक्साइड की। कई की PbSO4 क्या? लेड परऑक्साइड। बैटरी की चार्जिंग कुछ नोट्स हैं। बैटरी की चार्जिंग क्रिया के दौरान क्या निकलता? H2SO4 बनता है। बैटरी की चार्जिंग क्रिया के दौरान क्या बनता है? H2SO4 मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी को चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच किसके? हाइड्रोमीटर के द्वारा की जाती है। बैटरी को पूर्ण चार्ज पर हाइड्रोजन के बुलबुले लगातार कैसे निकलते हैं? दोनों प्रकार की प्लेटें जालीनुमा संरचना की होती हैं। मतलब जो दोनों प्रकार की प्लेटें होती हैं वो जालीनुमा संरचना की होती हैं। दोनों प्लेटों में रेड लेड की लुगदी भर जाती है। और लेड एसिड बैटरी में धन प्लेट की अपेक्षा ऋण प्लेट की संख्या क्या होती है? एक अधिक होती है। लेड एसिड प्लेटों में लेड एसिड में धन प्लेट की अपेक्षा मतलब ऋण प्लेट की संख्या कितनी होती है? एक अधिक होती है। लेड एसिड बैटरी को 1.8 वोल्ट से कम पर डिस्चार्ज ना करें। लेड एसिड सेल की दक्षता कितनी होती है? एम्पियर आवर में कितनी हो गई? 90 से 95, जबकि वाट आवर में कितनी हो गई? 72 से 80। लेड एसिड बैटरी का ताप और अपेक्षित घनत्व। विद्युत अपघट्ट का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अपेक्षित घनत्व 1200 डिग्री मतलब 1250। प्लस माइनस कितना हो सकता है? 0.010। लेड एसिड बैटरी की दक्षता क्या होती है? आउटपुट एम्पियर आवर डिस्चार्ज, जबकि इनपुट चार्जिंग एम्पियर आवर चार्जिंग। एच दक्षता कितनी हो गई? आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट में एम्पियर आवर डिस्चार्ज और इनपुट में एम्पियर आवर चार्जिंग। वाट घंटा दक्षता एम्पियर घंटा दक्षता से कम होती है। निरावेशन समय का विभवांतर आवेशन समय से कम होता है। मतलब निरावेशन समय का विभवांतर आवेशन के समय से क्या होता है? कम होता है। लेड एसिड बैटरी के दोष। अब क्या इसमें दोष कौन कौन से होते हैं? सभी
सभी दोषों को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अब। तो इन दोषों को ज़रूर याद रखें। दृढ़ गंधक दोष मतलब हार्ड सल्फेशन दोष, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेशन दोष। यह दोष अति निरावेशन तथा अथवा निरावेशित स्थिति में लंबी अवधि तक बने रहने से दोनों इलेक्ट्रोड्स पर गंधत्व हो जाता है, जिससे उच्च आंतर प्रतिरोध फलित होता है। मतलब यह दोष क्या होता है, अति निरावेशन या निरावेशित स्थिति में लंबी अवधि तक मतलब सप्ताह तक पड़े रहना, अधिक दिन तक इसको कोई बैटरी को चार्ज नहीं किया गया हो तो वो पड़ा रहना, तो ये कौन सा दोष हो जाता है, सल्फेशन दोष हो जाता है। इसका आंतर प्रतिरोध फलित हो जाता है। और इसका निवारण क्या है, इसे प्रति सप्ताह में कम से कम एक बार आवेशित या विसर्जित करते रहना चाहिए। यह निम्न विद्युत धारा दर 1 एम्पीयर पर लंबे समय तक ट्रिकल चार्ज द्वारा कर सकते हैं। यदि लंबे समय तक बैटरी पड़ी है तो उसे चार्ज किसके द्वारा, कौन सी विधि, ट्रिकल चार्ज एक विधि होती है, 1 एम्पीयर इसे चार्ज करती है। तो लगभग सप्ताह में एक बार आवेशित या विसर्जित करते रहना चाहिए। तो कौन सा दोष होगा, सल्फेशन दोष। इसके बाद है बकलिंग या व्याकुंचन दोष। लेड एसिड बैटरी को अति आवेशन और निरावेशन अनुपयुक्त विद्युत अपघट्ट तथा ताप के कारण इलेक्ट्रोड मुड़ जाने की व्याकुंचन कहते हैं। मतलब लेड एसिड बैटरी को अति आवेशित और निरावेशित अनुपयुक्त विद्युत अपघट्ट ताप के कारण इलेक्ट्रोड मुड़ जाने की व्याकुंचन कहते हैं। मतलब जब बैटरी को अति उच्च धारा आवेश से आवेश करेंगे और निरावेशित मतलब विसर्जित करेंगे, मतलब क्या है इसमें 6 तो निरावेशित उपयुक्त की जाती है, तो बैटरी में क्या हो जाता है, व्याकुंचन दोष पैदा हो जाता है, बकलिंग दोष आता है। मतलब जो प्लेटें हैं वो मुड़ जाती हैं अधिक धारा अति आवेशन से। तो इसका निवारण क्या है, इसे 6 एम्पीयर विद्युत धारा पर आवेशित तथा 25 एम्पीयर विद्युत धारा से अधिक पर विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो 6 एम्पीयर विद्युत धारा पर आवेशित और 25 एम्पीयर से अधिक पर विसर्जित नहीं करना चाहिए। तीसरा है अपना सेंडिमेशन दोष, मतलब सेंडिमेंटेशन दोष। क्या हो गया, सेंडिमेंटेशन दोष। लेड एसिड की प्लेट में रेड लेड की लुगदी से बनी होती है। प्लेटें कैसे बनी होती है, लेड की लुगदी से बनी होती है। अतः रिचार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया के कारण लुगदी का कुछ अंश जड़ जाने से तली में चिपक जाता है, जिससे प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, सेंडिमेशन दोष कहते हैं। जबकि लेड एसिड की प्लेटें किससे बनी होती है, लेड की लुगदी से बनी होती हैं और यह रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्रिया के कारण लुगदी का कुछ अंश जड़ जाता है, जो तली में चिपक जाता है, जिससे प्लेटें क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। इस दोष को क्या बोलते हैं, सेंडिमेशन दोष। और इसका निवारण क्या है, इसमें क्या है, आसुत जल डालना चाहिए, मतलब इसमें आसुत जल ही डालें। और लास्ट दोष है अपना कोरोजन दोष, मतलब कोरोना या कोरोजन। वायुमंडली की नमी अम्ल के कारण सेलों के संयोजन पर तांबे या लेड के ऑक्साइड की परत जम जाती है। एक नीली सफ़ेद परत पैदा हो जाती है। चालक तार पूर्ण संबंधित स्थापित करने में बायप बनते हैं। मतलब जो उसके कॉन्टैक्टर होते हैं, इसके संयोजक सिरे होते हैं, उन पर एक नीली परत जम जाती है, लेड की ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसे कोरन दोष हो जाता है। इसके निवारण क्या होता है, गर्म पानी से साफ करें और ग्रीस का पतला लेप लगाएं। तो इसका निवारण क्या होगा, गर्म पानी से इनके संयोजक सिरों को गर्म पानी से साफ करें और उस पर ग्रीस का पतला लेप लगाएं। अब आंशिक लघुपतन। आंशिक मतलब सेंडिमेशन दोष, आंशिक लघुपतन। पट्टियाँ इलेक्ट्रोड से गिरने वाली तलछट धनात्मक या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का लघुपतन करके सेल का आवेशन या निरावेशन दोनों के समय अति ऊष्म कर देती है, मतलब ऊष्म कर देती है। इस प्रकार सेल को नए सेल में स्थापित कर दिया जाता है।
उपयोग को बैटरी के रूप में गाड़ियों की, रेलगाड़ियों में। और नोट किया, लेड एसिड की लाइफ कितनी होती है, इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 वर्ष होता है। अब निकिल आयरन सेल मतलब एडिशन सेल, क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सेल, निकिल सेल। निकिल आयरन सेल का पात्र कई का होता है, स्टील का बना होता है। मतलब निकिल आयरन का जो सेल होता है उसका पात्र कई का स्टील का बना होता है। धनात्मक प्लेट निकिल आलेपित स्टील रिबन के रूप में इसमें निकिल हाइड्रेट की लुगदी बरती जाती है। मतलब धनात्मक प्लेट कई की होती है, धन प्लेट कई की होती है निकिल आलेपित स्टील की रिबन के रूप में, इसमें निकिल हाइड्रेट की क्या बरती जाती है, लुगदी बरती जाती है। ऋण प्लेट कई की होती है आयरन हाइड्रेट की, और निकिल धन प्लेट निकिल हाइड्रेट की, जबकि ऋण प्लेट आयरन हाइड्रेट की। FeOH2 मतलब चूड़ भर दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिथियम का मिश्रण होता है जो 21% होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, लिथियम का मिश्रण हो गया। और इसका EMF कितना होता है, 1.4 से 1.5 वोल्ट। पूर्ण आवेशन कितना होता है, पूर्ण आवेशन पर 1.4 से 1.5 वोल्ट होता है, और निरावेशन पर 1.2 वोल्ट होता है। और पूर्ण निरावेशन पर कितना होता है, 1.15 वोल्ट होता है। निकिल आयरन सेल की पट्टियों की यांत्रिक दृढ़ता उत्तम होती है, मजबूत होती है। ये स्टील की बनी होती है क्योंकि इसकी जो पट्टियाँ होती हैं वो कैसी होती है, मजबूत होती हैं। निकिल आयरन सेल का आंत प्रतिरोध कैसा होता है, अधिक होता है। लेड एसिड की दक्षता से निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, जबकि निकिल आयरन सेल की दक्षता कितनी, एम्पियर आवर में कितनी होगी, 80% से 72%, जबकि वाट आवर में कितनी होगी, 60%। निकिल आयरन सेल चार्जिंग के दौरान धन प्लेट की हो जाती है निकिल हाइड्रोक्साइड की, चार्जिंग के दौरान क्या होती है, निकिल हाइड्रोक्साइड, जबकि ऋण प्लेट क्या होती है, आयरन हाइड्रेट की हो जाती है, आयरन हाइड्रेट की। और डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटें कैसी हो जाती हैं, निकिल हाइड्रेट और आयरन हाइड्रेट। दोनों प्लेट कैसी हो जाती है, धन प्लेट कई की होती है निकिल हाइड्रेट की, जबकि ऋण प्लेट कई की हो जाती है आयरन हाइड्रेट। दोस्तों क्या होगा, निकिल हाइड्रेट मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेट की दोनों प्लेटें कैसी जैसी हो जाती हैं, दोनों प्लेट पहले जैसी हो जाती हैं। निकिल हाइड्रेट और आयरन हाइड्रेट, जबकि निकिल आयरन सेल के दोष कौन कौन से होते हैं, इस सेल में सल्फेशन, बकलिंग, कोरोजना दोष नहीं होते हैं, परंतु सैंडिमेशन दोष अवश्य होता है जो नामात्र के बराबर होता है। मतलब निकिल आयरन में सेल दोष, इसमें सल्फेशन, बकलिंग, कोरोजन दोष नहीं होते हैं, परंतु सैंडिमेशन दोष अवश्य होता है जो नामात्र के बराबर होता है। जब तक ये दोष हो पाता है तब तक सेल का जीवन समाप्त हो जाता है। तो निकिल आयरन सेल का तापमान कमरे का तापमान अथवा 20 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर होता है। उपयोग बिजली से चलने वाले वाहनों, स्विचिंग गियर ऑपरेशन में इसका प्रयोग होता है। अब निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल की संरचना कैसी होती है, निकिल आयरन सेल के समान होती है। अंतर क्या होता है इसमें, धन प्लेट कई की निकिल की, जबकि ऋण प्लेट कई की हो जाती है कैडमियम की। तो ऋण प्लेट कई की हो जाती है कैडमियम की, इसका आंत प्रतिरोध कैसा हो जाता, कम हो जाता। इसकी संरचना कैसे, निकिल आयरन सेल के ही समान होती है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, निकिल ऋण प्लेट इसमें आयरन के स्थान पर क्या हो जाती है, कैडमियम हो जाती है, और इसका आंत प्रतिरोध कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। बैटरी चार्जिंग पद्धति, तो बैटरी की चार्जिंग विधि क्या है, बैटरी चार्जिंग के लिए DC धारा की आवश्यकता होती है। स्थिर धारा चार्जिंग क्या होगी, स्थिर धारा चार्जिंग विधि, इस विधि में चार्जिंग धारा का मान स्थिर रखा जाता है, मतलब चार्जिंग धारा का मान स्थिर रखा जाता है। इसमें ये कि अधिक
बैटरी को श्रेणी में 110 वोल्ट 220 डीसी से जोड़ा जाता है और इसमें प्रारंभिक चार्जिंग धारा का मान एम्पियर क्षमता के 10वें भाग के बराबर दिया जाता है। इस विधि में ह्रास अधिक होता है, मतलब इसमें ह्रास क्या होता है, लॉस अधिक होता है। ह्रास मतलब ह्रास बोलते हैं। और स्थिर विभव चार्जिंग, एक तो कोई स्थिर धारा चार्जिंग हो गई, अब क्या होगा स्थिर विभव चार्जिंग। कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड, इस विधि में वोल्टेज पूर्ण आवेशन में स्थिर रहता है, इसमें वोल्टेज स्थिर रहता है। यह चार्जिंग वोल्टेज कम मान बैटरी से कुछ अधिक रखा जाता है, मतलब इसमें चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी के कुछ अधिक रखा है, तो बैटरी के वोल्ट से कुछ अधिक रखा जाता है। इसमें कम धारा ह्रास होता है और 12 वोल्ट की बैटरी को 15 वोल्ट से चार्ज किया जाता है। तीसरी विधि क्या है, मतलब रेक्टिकाई विधि। इसमें एक दष्टकारी डायोड होता है जो सेतु दष्टकारी है, और इससे एक दष्टकारी डायोड क्या बोलते, सेतु दष्टकारी। इसमें वोल्टता अपचेत करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। चौथी विधि है ट्रिकल चार्जिंग। सल्फेशन युक्त बैटरी को जीवित करने के लिए ट्रिकल चार्ज अति निम्न धारा दर पर चार्ज किया जाता है, अतः आवेश करने में 1 सप्ताह या इससे अधिक समय लग सकता है। मतलब ट्रिकल चार्ज से सल्फेशन युक्त बैटरी को जीवित करने के लिए ट्रिकल चार्ज विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न धारा दर पर चार्ज किया जाता है। बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच, मतलब बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था की जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोमीटर के द्वारा। यह द्रव्यों का आवेशित घनत्व मापने वाला एक यंत्र होता है। इससे में पॉलीग्लास की बड़ी नली एक ट्यूब होती है। इसके सिरों पर कॉर्क स्क्रू, रबर का बल्ब, निचले सिर पर रबर एक प्लेट जिस पर अंकित चिन्ह द्रव अम्ल आवेशित घनत्व दर्शाए जाते हैं। प्लेट के पतले भाग पर पूर्ण चार्ज, अर्ध चार्ज, डिस्चार्ज अंकित किया जाता है। और दूसरा हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। इसमें 2 नुकीले लोहे छड़े हैं जिस पर वोल्टमीटर लगे होते हैं तथा छड़ों के कैसा होता है, और इसमें क्या लगा रहता है वोल्टमीटर। कैसे होती हैं, इसकी 2 नुकीली छड़ें होती हैं तो वोल्टमीटर लगा रहता है। तो के माध्यम से लोड प्रतिरोध और इंडिकेटर लगा होता है। इसमें यह लोड प्रतिरोध में उच्च मान की धारा प्रभावित होती है। इसे वोल्टमीटर वोल्टेज दर्शाता है और वोल्टेज सेल को चार्ज अवस्था दर्शाया जाता है। और अगला गैस डिस्चार्ज द्वारा। लेड एसिड सेल में गैस निकलना पूर्ण रूप से अनावेशित है। गैस नहीं निकलना मतलब पूर्ण रूप से अनावेशित हो, और गैस के बुलबुले धीमी गति से निकलते हैं तो कैसे अर्धावेशित है। जबकि गैस के बुलबुले तीव्र से लगातार निकलते रहते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे पूर्ण आवेशित है। बैटरी का संयोजन श्रेणी क्रम में। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और श्रेणी में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। मतलब श्रेणी में धारा कैसी होती है, समान होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। श्रेणी में एक सिरे का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे सेल से जुड़ा होता है, मतलब एक के बाद एक जुड़ा होता है। कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईटी कुल विद्युत वाहक बल, एन नंबर ऑफ सेल और एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो ई मतलब एक सेल का ईएमएफ, एन क्या होगा सेलों की संख्या, आर क्या होगा लोड प्रतिरोध, आर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आर टी एन सेलों की संख्या इंटू एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेलों का श्रेणी क्रम। सेलों को कैसे लगाते हैं, एक के बाद एक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम क्या होता है? पैरेलल। अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समांतर क्रम का। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान, जबकि धारा कैसी होती है? अलग अलग होती है। मतलब समांतर क्रम में धारा कैसी होगी? अलग अलग हो गई, जबकि वोल्टेज कैसा रहेगा? स्थिर। सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु पर और ऋण सिरे एक बिंदु पर संयोजित होते हैं। जी प्लस, जी क्या हो गया? माइनस। तो सभी पॉइंट धन सिरे एक बिंदु पर, जबकि ऋण सिरे एक बिंदु पर कैसे होते हैं? एक सिरे के बिंदु पर होते हैं। इसमें ईएमएफ कितना, कुल ईएमएफ कितना होगा? कुल विद्युत वाहक बल, मतलब एक सेल का विद्युत वाहक बल। आंत प्रतिरोध RT और R/N। इसी प्रकार परिपथ में कुल धारा I बराबर I, तो इसमें ET क्या होगा? कुल EMF होगा। E क्या? एक सेल का EMF हो गया। N क्या हो गया? सेलों की संख्या हो गई। R एक सेल का आंत प्रतिरोध हो गया। RT कुल आंत प्रतिरोध हो गया, धारा, और R प्रतिरोध। जो दिया गया है समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, तो इसे भी याद रखें। अब मिश्रित क्रम। अधिक विद्युत वाहक बल अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब जहाँ पर अधिक विद्युत वाहक बल तथा अधिक विद्युत वाहक बल तथा अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस क्रम प्रयोग किया जाता है? मिश्रित क्रम का। ये सूत्र दिए गए हैं, एक बार इनको भी नज़र देख लेना। और लास्ट पेज है अपना। सेलों को आंत प्रतिरोध, मतलब दो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी को बढ़ाना। आंत प्रतिरोध क्या होता है? सेल के स्वयं द्वारा विद्युत धारा में डाली रुकावट आंत प्रतिरोध के कारण सेल का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। इसमें आंत प्रतिरोध क्या होता है? मतलब सेल के स्वयं के द्वारा विद्युत धारा में डाली रुकावट आंत प्रतिरोध के कारण सेल का टर्मिनल वोल्टेज कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। आंत प्रतिरोध निर्भर करता है जैसे विद्युत परिपथ की लंबाई पर, प्लेट के क्षेत्रफल, सेल प्रयोग में पदार्थ के भौतिक गुणों पर। लोड रहित स्थिति में वोल्टमीटर। लोड रहित सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है, जबकि जो लोड नहीं होता उस समय क्या दर्शाता? सेल का EMF दर्शाता है। और लोड रहित पर सेल का टर्मिनल्स वोल्टेज क्या दर्शाता है? EMF बराबर टर्मिनल्स वोल्टेज प्लस क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। तो लोड रहित स्थिति में क्या? सेल का टर्मिनल्स वोल्टेज दर्शाएगा, जबकि लोड सहित स्थिति में क्या? टर्मिनल्स वोल्टेज। जबकि लोड रहित स्थिति में सेल का क्या दर्शाता है? EMF दर्शाता है। तो आज हम कंप्लीट सेल और बैटरी का चैप्टर समाप्त हो गया। तो एक बार दोबारा से फिर रिवीजन कर लीजिए आप। और आज का टॉपिक समाप्त होता है, तो प्लीज़ सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह से और कंटेंट मिलता रहेगा।